नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हीं समर्पित हे शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए। हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा पर बसिए, हमारे ज़हन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में। ऐसे ही एक शख्स नहीं, एक शख्सियत, मैं यूँ कहूँ कि व्यंग्य की दुनिया में एक मील पत्थर, जिनका नाम ही काफ़ी है अपने आप में। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम इस आयाम तक पहुँच जाएँ कि नाम भर से हम पहचाने जाएँ। मुझे नहीं लगता कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई और सम्मान हो सकता है। हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं आज डॉक्टर हरीश नवल जी को। जिस तरह से ब्रांड अपने नाम से पहचाने जाते हैं, वैसे भी आप भी अपने आप में एक ब्रांड नेम है, द डॉक्टर हरीश नवल जी। आप 41 वर्षों तक आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्राध्यापक रहे। उसके बाद डॉक्टर हरीश नवल जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए, एमलिट, पीएचडी की उपाधियाँ जो हैं वो अर्जित की। साहित्यकार के रूप में उन्हें काम करते हुए 6 दशक हो गए हैं। 1947 का आपका बर्थ है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो दिखते हैं और जो कागज़ बताते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं कि उम्र को किस तरह से इन्होंने बाँध रखा है, किस तरह से इन्होंने रोक रखा है। उसका भी एक बहुत बड़ा ये कारण हमें अक्सर बताते हैं। मैं इनसे रूबरू हो चुकी हूँ, इसलिए मैं वो कारण जानती हूँ इनकी ज़ुबान से जो मैंने सुना है, बट आप सब लोगों को वो राज़ हम ज़रूर बताएँगे। धीरे-धीरे इस बातों को हम आगे लेकर चलेंगे, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएँगे। मैं आप सभी का सादर नमस्कार करती हूँ, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। एक नाम जिनके साथ मैं कई बार बातचीत कर चुकी हूँ, जिनसे मैं रूबरू हो चुकी हूँ, जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, जो बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसके बावजूद भी आज यहाँ आने से पहले मुझे लग रहा था, शहर तक चाँद मेरे सामने रखता है अक्स उसका, सितारे शब को मेरे साथ उसका नाम लेते हैं। ये सुनकर हमने मैख़ाने में अपना नाम लिखवाया, जो महकश लड़खड़ाता है, ये बाजू थाम लेते हैं। जो महकश लड़खड़ाता है, ये बाजू थाम लेते हैं। तो ये ऐसे ही एक इंसान है कि जिनके साथ बैठते हुए बहुत सहजता भी महसूस होती है और कहीं न कहीं डर भी लगता है थोड़ा-सा। इसके बावजूद हम आपके बीच में हैं। डॉक्टर हरीश नवल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनियाक्स जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, किसी से सुनता हूँ आपके बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि आपकी ऊर्जा का राज में पता चलना चाहिए कि आप लगभग हर रोज एक बल्कि 2 कार्यक्रम भी देती हैं और अलग-अलग तरह के देती हैं, लिखती भी हैं, आप एक जगह प्रिंसिपल हैं, आपके अपने पारिवारिक दायित्व भी हैं, पता नहीं कैसे निर्वाह करती हैं। मुझे तो लगता है कि मैं ही आपका इंटरव्यू ले लूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये टाइम मैनेजमेंट भी आपसे ही सीखा है, ये कह सकती हूँ कि कैसे टाइम को बाँधना है। आपकी साथ 2-4 मुलाकातों में ही ये कहने की बात नहीं है, आप रोल मॉडल हैं। पता नहीं कितनों के मेरे तो हैं ही। चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। मैंने सुना है कि आपका पहला नाम हरीश कुमार था। हरीश कुमार से आप हरीश नवल कैसे हुए? सॉरी। मेरा नाम हरीश कुमार नवल था। नवल तो शुरू अच्छा। से ही था। हुँ। तो वो हालाँकि ये नाम मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं था। मेरे भाई जो मुझसे 2 साल बड़े उनका नाम हरेंद्र है और जो मेरी बहन है जो मुझसे 3 साल छोटी उसका नाम हिमांशु बाला है और हमारे पिता का नाम श्री हरिकृष्ण नवल है। तो ये जो हुँ, हुँ। ह का हमारे यहाँ था प्रचलन समझिए, तो उसमें मेरा नाम जो अब हरेंद्र भी बहुत अच्छा लगता है, हिमांशु भी बहुत अच्छा लगता है, बीच में एक
हरीश आ जाता है। तो पहले जब रखा गया था तो हरीश नहीं था, वो नाम मुझे अच्छा लगता था, पर मुझे बाद में पता चला कि वो नाम उन्होंने मेरा हेमंत रखा था। तो फिर अच्छा। हाँ, फिर हेमंत पता नहीं कहाँ चली गई, दूसरा कुछ हो गया, तो ये नाम हरीश हो गया। तो स्कूल में हरीश कुमार नवल ही था। जी, नवल जी। मेरे पिता ने जाति सूचक जो है संज्ञा बचाने के लिए, वैसे तो हमारे घर में भारद्वाज या शर्मा लिखा जाता था, जी। प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार है, किंतु मेरे पिता ने और मेरे एक चाचा थे, उन दोनों ने मिलकर के जब वो कॉलेज के दिनों में ही थे तभी सोच लिया था कि हमें जाति सूचक जो अपने सरनेम में नहीं रखनी चाहिए, तब उन्होंने हुँ, हुँ। नवल नाम रखा था। तो ये अरे! और क्या मैंने बात! जो आपने पूछा, तो मुझे हरीश कुमार नवल से वो कुमार जरा बीच में ऐसे ही लगा अटका हुआ, तो मैंने उसको हुँ, हुँ, हटा हुँ। के हरीश नवल कर दिया। हटा दिए। तो लिखने में सभी जगह अब हरीश नवल ही है, सिवाय पासपोर्ट के। जी। अच्छा, सिवाय पासपोर्ट के। हाँ, जी। तो फिर आपकी 10th की मार्क लिस्ट में यही होगा शायद हरीश हाँ जी, हरीश कुमार। कुमार नवल। जी। जी, इस वजह से। चलिए, ये एक और बात पता चली आपके बारे में। एक और भी बात हम सुनते हैं सर, कि बचपन में जब लोग अपने दादा-नानियों से कहानी सुनते थे, आप कुछ उल्टी-चक्की चलाया करते थे, कुछ उल्टा काम किया करते थे। उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। जी, 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 सोनिया जी, क्या होता था कि बचपन से मैं बड़ा स्वप्नजीवी रहा, और अच्छा। ये जो लेखन की कला होती है, ये अर्जित तो नहीं की जा सकती, ये प्राकृतिक होती है। हम बाद में उसको बढ़ावा दे सकते हैं अगर उसका अभ्यास करें और उस तरह की और चीज़ों को जानने की का प्रयास करें। तो एक स्वाभाविक था, प्राकृतिक रूप से लिखना था, और कल्पनाशीलता बहुत अधिक थी। तो अक्सर क्या होता था कि विशेष रूप से गर्मियों के दिनों में जब छतों पर सोते थे हम लोग, चाहे वो हुँ, दादा दादी का घर हो या पंजाब में नाना नानी का घर हो, तो मैं अपने बुजुर्गों से कहता था मुझसे कहानी सुनो। तो वो हुँ, लोग दादा दादी की कहानी नाना नानी की सुनते हैं, मैं कहता था मेरी कहानी सुनो। तो मेरे हुँ, दादाजी विशेष रूप से मैं कहता मुझे बताओ किस पर सुनानी है। हुँ, तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि हाथी पर, तो मेरी कल्पनाशीलता काम करती थी। तो बाद में मेरी हुँ, कहानियों का खुलासा मेरे चाचा, मेरी माँ किया करती थी कि जब जब दादाजी ने कहा हाथी पर सुनाओ, तो तुमने हाथी पर हुँ, हुँ। सुनाना शुरू कर दिया। एक हाथी था, गन्ना उसका ब्रश था, आटा उसका पेस्ट था। अच्छा, कुछ भी कल्पना, कुछ भी। हाँ, तो उस तरह से, और ऐसे झूमता था, इत्यादि इत्यादि। तो बस ये बचपन से था। बाद में मैंने उसी प्रेरणा से, आंतरिक प्रेरणा हुँ, से हुँ। लिखना शुरू कर दिया था जल्दी। जी। जैसे आपके और भी बहन-भाई रहे होंगे, तो जब आप अपने बीच में मतलब अपनी बात को रखते थे कि भी मुझसे कहानी सुनो और उनका सुनने का मन होता था, तो उनको ये नहीं लगता था कि इसको हटाओ, ये अपनी टाँग अड़ा रहा है बीच में, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हमें था। सुनने नहीं दे रहा? ऐसा नहीं था। वो मेरे भाई बड़े, जिसे कहते हैं ना, बड़े मस्त मौला रहे। वो हुँ, स्पोर्ट्समैन थे, बाद में बैंक के रीजनल मैनेजर तक वो गए। और वो अच्छा। संगीतज्ञ थे, संगीत का हुँ, भी उनको बहुत जानकारी थी। तो वो अपनी धुन में रहते थे, तो उनको ऐसा नहीं था। और छोटी बहन जो थी, वो जैसे कि लड़कियां होती हैं, छोटी बहनें होती हैं, वो उसी तरह से बहुत सज्जनता का प्रतीक प्रतीक थी, आज भी है। तो वो हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कुछ कहते थे, बल्कि वो लोग भी मुझे टॉपिक देने लगे। बस ये है कि उनके टॉपिक जरा भारी भरकम मुश्किल से होते थे। तो वो, क्योंकि मुझे वो कुछ चिढ़ाने के लिए कुछ, या मुझ पर कुछ रौब डालने के लिए कि देखें क्या कहता है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक दे दिया करते थे। जी। कुछ डिस्टर्बेंस है शायद, मैं माइक अगर म्यूट करती हूँ, तो भी आपके माइक में से हल्का-सा डिस्टर्बेंस आता है, मेरे माइक म्यूट करने के बाद भी। देखते हैं 2-4 मिनट में और क्या रहता जी, है। मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा, हाँ, शायद कुछ नहीं ठीक लगे। बोल आवाज़ तो ठीक आ रही है, अच्छा। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। जी, मंजुला जी, मैं माइक म्यूट करने के बावजूद भी थोड़ा-सा इको हो रहा है, कुछ और ही दिक्कत है, कोई बात नहीं हम देखते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्किन दरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वाह। हालाँकि इस समय ट्रेन में है, इसके बावजूद भी वो जुड़े हैं। महेंद्र महावीर साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करते हैं। अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
आपका स्वागत करते हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी भी लगातार वाह! हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर, आज जैसा कि रंगमंच दिवस है, ऐसा फ़ेसबुक बता रहा है और हमें पता चला है और जी, आप भी रंगमंच से बहुत नज़दीक से जुड़े रहे हैं। तो ये जी। रंगमंच का जो आपका सफ़र है, ये कब शुरू हुआ और इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ? हुँ। पहले तो मैं आपको एक अच्छी-सी सूचना दे दूँ कि आज विश्व रंगमंच दिवस पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशक ने मुझे सौंपी है, मोहन जी, रंग निकष पर मोहन राकेश के नाटक। तो क्या ये बात है! क्या बात आज की मेरी उपलब्धि है कि आज की इसी उपलब्धि दिवस है, पर आज हम सबकी उपलब्धि है। बहुत-बहुत हाँ, ये शुभकामनाएँ सर आपको, बहुत-बहुत बधाई। रंगमंच का शौक क्या था कि हम चांदनी चौक में रहते थे बचपन में, दरीबा कला में। और वहाँ जो बंद गली का आखिरी मकान था, हम सबसे पहले मकान में थे। गली में कुल 7 मकान थे और जो बंद गली का आखिरी मकान था, आपको धर्मवीर भारती याद आ गए होंगे इस शीर्षक से, हुँ, हुँ, इस नाम से हुँ, उनकी रचना है। जी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अहाता था, न अहाते में एक अर्जुन दास जी थे, जो टोपियाँ का व्यापार करते थे। पहले आपको पता ही अच्छा। है कि सभी लोग प्रायः टोपी पहनते थे, हैट जी, भी जी, पहनते थे, कई तरह की जी, कैप्स होती हैं। तो वो हुँ, उसका उन्होंने उनका बहुत बड़ा काम था और उसकी मार्केटिंग करते थे और वहाँ बनती भी थी। तो उनको ये शौक था कि जो गली के मोहल्ले के बच्चे हैं, क्योंकि छोटी गली थी, बच्चे भी कम थे और सभी एक दूसरे से बहुत अंतरंग संबंध स्थापित किए हुए थे, बहुत जी, जी, सौहार्द जी, था। तो उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि वो सबको एकत्रित करके कहते थे नाटक करो। ये नाटक जो अच्छा, है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नाटक हुँ, आपको सिखाता है कि आपको हुँ, दूसरे का दर्द, दूसरे का गम, दूसरे की खुशी, दूसरे का की उत्तेजना कैसे समझनी होती है जब आप दूसरे में प्रवेश जी, करते हैं। एक्टिंग करने में हुँ, परकाया प्रवेश होता है आपका। तो वो नाटक कराया करते थे। तो तब उस नाटक में मैं भी भाग लेता था। तो कभी-कभी वो कहते थे कि अपने आप एक नाटक इजाद करो। तो कहते थे कि देखो अच्छा, भारत माता इसको सोचो या हुँ, महात्मा गांधी की हत्या, ऐसी चीजें जो उस हुँ, समय सामयिक थी। हुँ, 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 यानी हुँ, वो हाँ, ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये 50s की है ना वो तो हुँ। उसकी हाँ, जो तो भी उस तब समय चल रहा था, मैं समझ रही हाँ हूँ। तब फिर हम उस पर बना करके फिर एक नाटिका पेश करते थे। तो मुझे याद है कि जब मुझे नाटक पर पहला पुरस्कार मिला था, वो उन्होंने मुझे एक चवन्नी 25 पैसे, चवन्नी अच्छा, बहुत थी। अरे खर्च वाह! क्या करने बात है। खर्च करने को तो हमें 1 पैसा मिलता था और 2 हाँ, पैसा हाँ, मिलता था तो हम खुश होते थे। इनाम एक में साथ मिली चवन्नी चवन्नी। हाँ, और उस समय बाज़ार में ऐसी दुकानें लगती थी जहाँ लिखा होता था हर माल मिलेगा 2.5 आना। तो 2.5 आने से अच्छा, और ज़्यादा बड़ी होती थी चवन्नी, आपको पता ही है। हुँ, तो वो तो उससे उत्साह बढ़ता था। तो वहाँ से कोई रंग कर्म के जो संस्कार है वो पढ़ने शुरू हुए। और फिर मेरे जी, घर में मेरे अपने दादाजी जो थे पंडित त्रिलोकनाथ आज़म, तो आज़म जी, साहब जो थे वो पारसी रंग मंच के एक विशेषज्ञ थे। उन्होंने ना केवल उस पर लिखा बल्कि उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। तो उनके कुछ नाटक सती श्यामा और इंद्र सभा एक और फिर नाटक हैदराबाद आदि काफ़ी हुँ, प्रसिद्ध हुए थे उस समय में। हमारे हमारे से पूर्व की बात है जब पारसी रंगमंच आगाश कश्मीरी का ज़माना था, तब हुँ, हुँ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद का जो समय था उस समय की बात जी, है। जी, ये पूरा क्या बात इतिहास है। रंगमंच का नाटक का तो सब जानते ही हैं। तो दादाजी घर में थे तो इसलिए प्रश्रय मिलता था। वो भी कहते थे कि जो नाट्य कला है ये बहुत विशेष है। हालाँकि उस समय उस दौर में ये था कि यदि हम नाटक को अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहें तो घर से मनाही होती थी कि ये हुँ, क्या है नाटक करता फिरता है, हुँ, नाटक नहीं हुँ, करना, हुँ, ये नाटक में कुछ नहीं है। जैसे फ़िल्मों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता था, तो नाटक के लिए भी होता था। बल्कि संगीत के लिए भी जैसे मेरे भाई कभी उन्हें उन्हें वो ड्रम सेट बजाने का शौक था, बोंगोस थे उनके पास कॉलेज टाइम में, तो वो हुँ, हुँ, चोरी हुँ, छिपे एक उसमें बजाते बंद करके ले लिए जाते थे कि कहीं अगर दादाजी देख लिया तो कहते ये क्या डिब्बे बजाते फिरते हो। तो वो हुँ, टाइम हुँ, एक हुँ, ऐसा था कि इन कलाओं के प्रति ये माना जाता था कि उसके लिए एक खास वर्ग है और उस वर्ग हुँ, को उस समय बहुत उच्च वर्ग कई दृष्टियों से नहीं माना जाता था। तो हुँ, ऐसे काल में भी वो नाटक के बारे में या बताते थे हमें।
तो उनसे एक परंपरा का भान होता था। तो ये समझिए इस तरह से शुरुआत हुई। और स्कूल में जब आए तो स्कूल में बाकायदा नाटक करना शुरू किया। जब भी स्कूल में कोई नाटक करना तो उनकी नज़र जिन 2-3 विद्यार्थियों पर पड़ती होती थी उसमें मैं सबसे पहला ही होता था। और अच्छा। कई कई सारे एकांकी नाटक किए, कई सारे फुल लेंथ प्ले भी किए। और जब रेड क्रॉस का तब दिल्ली राज्य नहीं था, तो कोई बोर्ड था या जो भी कुछ था एक खास, तो उसका एक नाटक की प्रतियोगिता होती थी स्कूलों की। तो उसमें मुझे रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला एक बार। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे लिए और मेरे स्कूल के लिए वो इसलिए बहुत खुशी की बात थी कि मुझसे पहले मेरे ही स्कूल के जो हम्म। हमारे थोड़े काफी सीनियर थे, उनको ये मिला था। हम्म। और वो बड़े विख्यात कलाकार हैं जिनका नाम है कुलभूषण खरबंदा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। उनको मिला था ये। तो उसके बाद तो उस पर था। तो वह क्या होता है ना, जब आपको आपका उत्साह बढ़ता है, आपका हम्म। आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे उस चीज में और रुचि लेते हुए अपने आप को और अधिक मांझने का प्रयास करते हैं। तो जी, तब वो कुछ जी। प्रयास किया। तो उस समय स्कूल के दौर में नाटक खेले। तो अब चूंकि मेरे मन में कहानी भी चलती थी, कहानी मेरी मुख्य विधा रही। कविता सभी जी। लिखते हैं तो मैं भी लिखता था। तो अब हुँ। जब धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज में आए, कॉलेज में भी आकर के नाटक किए, रजनीगंधा किया, लाल कनेर किया रविन्द्रनाथ ठाकुर का, ना कृष्णचंद्र का की कहानी थी ना दरवाजे खोल दो, उसका नाट्यकरण जी, किया। जी। और भी इस तरह से कई सारे किए। और कुछ निर्देशित भी किए कॉलेज की संस्था में। तो हुँ। उस समय एक दो तीन जिन्हें कहते हैं ना नाट्य संस्थाएं थी। तो हुँ, नाट्य हुँ। संस्थाओं का ध्यान जो यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं उन पर पड़ता है। तो मुझ हुँ, पर हुँ। भी उनका ध्यान आकर्षित हुआ। और एक तो मेरे अपने टीचर ही जो हमें बाद में पढ़ाते थे नाटक के बारे में, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, वो खुद ही एक बड़े जी। नाटककार थे। तो फिर एक दो कुछ संस्थाएं भी की, लेकिन संस्थाओं में मैंने देखा कि बहुत सारी रिहर्सलें होती हैं, बहुत दूर जाना हुँ, पड़ता है, बसें पकड़ पकड़ के, उतने पैसे नहीं होते, ठीक से कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता, बाद में कुछ नहीं मिलता। और मान लीजिए हुँ, आपका हुँ। रोल सिर्फ 2 मिनट का ही है, 1 घंटे के हाँ। नाटक में, और वो भी आपका लास्ट सीन में है, पर आप बैठे हुए हैं, हुँ। बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो हैं, हाँ, है ना, सारा दिन हाँ। लगे और हैं उसमें। हाँ, और कभी मान लीजिए अगर मुख्य रोल है तो आप याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, भूल गए हैं, हुँ, तो चलते हुए बस में भी याद कर रहे हैं, कहीं भी याद कर रहे हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कॉपी देखते हैं, फिर प्रॉम्प्टर को कहते हैं यार तू बोलता रही पीछे से, फिर उसकी आवाज भी कान उधर भी लगे, मतलब अब एक हुँ, अजीब सा जो था। तो मेरा ध्यान वहां से ही होता था कि मैं किस चक्र में आ गया, ये नाटक वाटक नहीं, मैं तो अपना जो लिखता हूँ, मुझे लेखन हुँ, पर ही ध्यान देना चाहिए। तो मैं, और उसका भी एक कारण था कि हुँ। मैं जब कॉलेज कॉलेज में कहानियों का प्रतियोगिता होती थी तो मुझे उसमें 2-3 बार सर्वश्रेष्ठ प्राइज़ मिल कहानीकार का चुका। मिला हुँ, पुरस्कार। राजेंद्र यादव जी के हाथ से मिला, कमलेश्वर जी के हाथ से मिला। तो वो विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाने पर, हुँ, तो कहानी पर फिर सबने कहा, मेरे घर में भी सबने कहा कि तुम कहानी ज्यादा अच्छी लिखते हो, और इसमें तो आप घर बैठे लिख रहे हो, आप हुँ, जो हुँ, हुँ, ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपका फिर चिंतन बनता है ऑब्जर्वेशन के बाद, फिर उसको आप पेन डाउन करते हैं, जैसे आप करते हैं, सभी जैसे लेखक करते हैं। हुँ, तो हुँ, उसमें ये है कि आपको बहुत बाहर नहीं जाना, कोई रिहर्सल नहीं करनी, हुँ। दूर नहीं जाना। तो मुझे लगा कि ये अपेक्षाकृत सुगम है। और दूसरी बात है कि जैसे कहीं मैंने ये पहले भी कहा, ज़हन में आता होगा जैसे आप खुद लिखते हैं, तो किसी और का लिखा हुआ पढ़ना वो भी कहीं आड़े आता होगा कि कोई और नहीं आपको लिख के दे रहा है डायलॉग्स तो वो भी सोनिया जी, कहीं न कहीं। पहले तो नहीं आड़े आता था जब हम किसी हुँ, बड़े हुँ, नाटककार के या लेखक की नाटक में परिवर्तन करके कर रहे। लेकिन जब हुँ, हुँ, कभी किसी और का, ऐसे लेखक का जो उतना बड़ा नाटककार नहीं आता था, तो ऐसा लगता था कि इस संवाद की जगह ये संवाद होना चाहिए। तो जब हम हुँ, हुँ, ज्यादा बताया कि नहीं हम ऐसे बोलेंगे, या अपने अभिनय करते करते उसको बोलते थे, तो वो फिर वहां पर एक डायरेक्टर जो भी निर्देशक है, निर्देशक कोई और है जी। और उसका लेखक कोई हुँ, हुँ, और हुँ, है, तो आप रोल कर रहे हैं। तो तब फिर वहाँ ये द्वंद्व होता था, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तब ये लगता था कि भाई नहीं, हम पसंद तो नहीं, पर खैर ये आपने ठीक सवाल हुँ, पूछा, ऐसे होता है।
तो बस वो फिर ये नाट्य कला का थोड़ा-थोड़ा कम हो गया और लेखन कला का चलने लगा। साथ-साथ चल रहे थे पर ये हो गया फिर। एक सभा में मैंने सुना डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जी को, जो बाद में जी। कालांतर में हमारे प्राध्यापक भी बने। तो वही उन्होंने कहा था, किसी ने पूछा था, मैंने नहीं, शायद शैलेंद्र मेहता ने पूछा था कि हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, बस म्यूजिक में जाते हैं, डांस में जाते हैं, स्केटिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि रचना धर्मिता को निभाना है तो अपने को किसी एक विधा में पारंगत कर लो। बाकी विधाएं भले अच्छा। ही आपसे ना छूटे, हुँ, किंतु आप हुँ, उनको कोशिश करो कि पहले किसी एक में आपका नाम कुछ तो स्थापित हो जाए, कि लोग पहचाने कि हुँ, उन्होंने कहा नाटक तो आपका नाम आए, कहानी का या जो भी तो आपका नाम आए। हुँ। तो वो मैंने गांठ बांध लिया। तब मेरे सामने ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति थी कि अभिनय, रंगमंच, नाटक हुँ, या हुँ। लेखन, कविता। कहानी, हाँ। कविता, है ना? जो बाद में व्यंग व्यंग कथाएं ज्यादा लिखी मैंने। अब व्यंग तो तक तब कैसे पहुँचे आप? व्यंग को कैसे चुना? वो बस वो कहानी हुआ ये था कि बहुत शुरू की बात है, जब मैं स्कूल में ही था, तो जहाँ हमारा स्कूल था दरियागंज में, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, पास में जी। ही हिंदी के बहुत बड़े कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार जी रहते थे। तो और जैन स्कूल था तो वो भी जैन थे, तो अक्सर हमारे स्कूल में उनको बुलाया जाता था मुख्य अतिथि के रूप में या भाषणकर्ता के रूप में। हुँ, तब एक बार जब वो कॉलेज में स्कूल में आए, तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, मैं उस समय जो स्कूल की पत्रिका थी इंद्रप्रस्थ उसका नाम था, मैं उसका छात्र संपादक था। तो अच्छा। तो इस नाते थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी शुरू से। थोड़ा सा तो बस वो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई इतने बड़े लेखक आए हैं, इनको कुछ सुनाओ। और हुँ, मैं ना एकदम से मैंने एक कविता सुनानी शुरू कर दी। मैं करता हूँ अपने आप को ऑफर, मैं हूँ फोटोग्राफर, खुर्शीव को कनेडी हुँ। बना दूं, कनेडी को पता नहीं क्या। तो ऐसे एक हास्य व्यंग कविता थी या जो था, मैं पढ़ने लगा तो अचानक प्रिंसिपल ने मुझे इशारा किया कि बस बस कर भाई शुरू ही हुँ। हो गए हो। तो मैं रुक गया। तो जैनेन्द्र जी ने मेरी पीठ पर हाथ रखते कहा, तुम व्यंग अच्छा लिख सकते हो। मुझे पता अच्छा। नहीं था व्यंग व्यंग क्या होता है। नाम हुँ, तो सुनते थे, हास्य लोग कहते हैं व्यंग करते हुए, व्यंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ उसका शास्त्रीय ज्ञान तो अब आज भी नहीं है लेकिन अभी भी येट टू नो इट मोर। तो वो उस समय लगा, तो उन्होंने कहा व्यंग लिख सकते हो। ठीक है, मेरे वो दिमाग में रहा कि व्यंग कोई चीज़ होती है, तो कुछ कुछ समझने का यत्न किया। तभी क्या हुआ कि एक पत्रिका थी नीलम, तो उस जमाने में अच्छा, तो नीलम नीलम पत्रिका में उन्होंने एक स्तंभ बनाया था, युवतियों के नाम खुला पत्र युवक लिखेंगे और युवकों के नाम खुला अच्छा। पत्र युवतियां लिखेंगी। तो उस ये जो ज़माने में। हाँ, और उस समय ये उस दौर में ये था कि फिर एक युवक को पत्र सर्वश्रेष्ठ पत्र लेखक और एक युवती हुँ, को ये ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो दिया जाएगा। प्रतियोगिता कई अंकों तक चली, मतलब काफी लोग थे। अच्छा, वेरी तो उस इंटरेस्टिंग। समय हाँ। अब ये था कि वो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया, सारा मक्खन मेरे हुँ। पास आ गया। तो मुझे वहाँ वहाँ भी जो था पुरस्कार मिला। और मुझे आज हुँ, भी याद है कि पुरस्कार में कुछ रुपए थे जो मैंने कहा इतने सारे। और मेरी माँ को पतीसा मिठाई बहुत पसंद थी, और उनको हुँ। एक पपीहा नाम का उपन्यास वो पढ़ना चाहती थी, कभी था उनके पास, वो अच्छा। फट गया था। तो मुझे याद है हुँ, कि मैं सबसे पहले उस पुरस्कार से मैंने उनके लिए मिठाई ली, और पपीहा अच्छा। जो उपन्यास था वो लेकर के हाँ, हाँ, वो गई। खरीदा। अरे वाह! क्या हाँ, बात है। तो अब जब वो उसकी रिपोर्ट छपी, सब कुछ छपा, जब पुरस्कार की वो मिल रही थी, उस पर सम्मानित हो रहे थे, तब हुँ, जो आए हुए थे, अब मुझे ध्यान नहीं कौन थे, कभी कभी याद करता हूँ, आकृति तो उनकी याद आती है पर नाम नहीं याद आता। तो उन सज्जन ने ये कहा था कि ये इनमें व्यंग की बड़ी अच्छी प्रतिभा है, जिस लड़की को मिला था, अच्छा, जिस जो उस मुझे मिला प्रेम था, तो पत्र हम में भी उन्होंने व्यंग ढूँढ लिया, वो मतलब हाँ व्यंग, आपका हाँ, आपकी क्योंकि मैंने प्रतिभा खुला पत्र उनके नाम जो लिखा था वो व्यंग्यात्मक ही था थोड़ा सा भी। व्यंग्यात्मक था। तो उन्होंने कहा कि इसमें व्यंग की बड़ी, तो मैंने कहा लो ये भी कह रहे हैं कि इसमें व्यंग की हुँ, संभावना है। जैनेन्द्र जी भी हुँ, कह रहे थे कि तुम व्यंग अच्छा लिख सकते हो, होता क्या है? तो फिर मैंने अपने टीचर से पूछा था, रस्तोगी जी से, कहा, जी व्यंग क्या हुँ, होता है? कहते हैं बड़े हो जाओ व्यंग नहीं समझ सकते, हास्य समझते हो ना, तो ये हास्य हुँ, से थोड़ा सा बड़ा होता है, पर मैं अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं।
तो वो कुछ उदाहरण देने लगे। तो उस उदाहरण से मुझे कुछ-कुछ समझ में आया। जैसे मैंने दादाजी से पूछा व्यंग क्या होता है? तो उन्होंने कहा भैया उर्दू में तंज़ कहते हैं इसे, है ना? और तंज़ में किस तरह से बात होती, तो उन्होंने कहा फ़िक्र तौसी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो वहाँ फ़िक्र तौसवी का एक कॉलम छपता था, अर्जुन अखबार था या प्रताप, उसमें प्याज़ के छिलके। तो मैं और मेरे अच्छा। भाई जब जब भी छुट्टियाँ होती थी, हम जब लाइब्रेरी खुलती थी और जब तक बंद नहीं होती थी, हम उसमें बैठे पढ़ते रहते थे सुबह, और फिर शाम को दोबारा पहुँच जाते थे। तो ये हम दोनों भाइयों का नियम था। हमने बहुत वहाँ साहित्य पढ़ा। तो मैं वहाँ जाके सबसे पहले अखबार में फ़िक्र तौसवी के प्याज़ के छिलके पढ़ता था। तो प्याज़ के अच्छा। छिलके में उनके व्यंग पढ़ता था। तो मैंने कहा अरे! मैं भी कुछ-कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। तो मेरी जो वेवलेंथ है राइटिंग की, वो फ़िक्र तौसवी से मिलती है। तो फिर जब फ़िक्र तौसवी आए तो फिर कृष्ण चंद्र जी को पढ़ा। यानी मेरी शुरुआत थोड़ी-सी उर्दू व्यंग से हुई। तो जी, जी। कृष्ण चंद्र जी को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये जो विसंगतियों के बारे में जिस तरह से लिखते हैं, ये तो अद्भुत है। ऐसा ही मुझे लिखना चाहिए, यही यही है। तो मेरी इसमें रुचि हुई। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर परसाई जी प्रकट हुए। क्या था कि जब धीरे-धीरे नई कहानी का प्रादुर्भाव हुआ और विकसित होने लगी, नई कविता का प्रादुर्भाव हो चुका था, पर वो विकास काल में थी, तो उसी समय एक नए व्यंग का जन्म हुआ, तो परसाई जी के माध्यम से। फिर शरद जोशी आ गए, त्यागी जी आ गए, श्रीलाल शुक्ल धीरे-धीरे आए। तो फिर जब परसाई जी को मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये है। और इसी बीच में मैंने बेडब बनारसी का एक उपन्यास पढ़ा, लेफ्टिनेंट पिग्सन की डायरी। तो जी। उस उपन्यास ने मुझे बहुत प्रेरित किया। कि मुझे लगा कि हिंदी के व्यंग उपन्यासों में उसका एक बहुत बड़ा स्थान है, कि जिसके बारे स्थान है। में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। जो जानकार लोग हैं सिर्फ उन्हें मालूम है। ऐसा नहीं है, जैसे राग दरबारी सब जान गए हैं, तो उसको जानना चाहिए। तो उस पर कुछ काम भी मैंने किया, देखो कब वो पूर्ण होता होगा। तो वहाँ मुझे लगा, तो अब फिर धीरे-धीरे वो सब हुआ, और उसके बाद सिर्फ मुझे बोलते रहना कि आप लोग बोर हो नहीं, जाएंगे आप ये बात कंप्लीट कीजिए, बस मैं इसके बाद बात करती हूँ। मैं बीच में अच्छा, टोक अच्छा। नहीं रही आपको। हाँ जी। हाँ, वो मुझे भी, चूँकि वो सब जब याद आता है ना, मेरे सामने पिक्चर्स हाँ, याद वो आती है। एकदम से स्टार्ट हो जाता है, मैं फिर बोलूँगी हाँ, तो आप वो उससे हट जाएँगे उस हाँ, बात से। तो नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है। तो बस फिर एक रचना मेरी छपी थी, विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। ये अच्छा। रचना जिस पत्रिका में छपी, तो उस पत्रिका से जिन लोगों ने पढ़ा सो पढ़ा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी पढ़ा। ये बड़ी अब बात है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, तो उन्होंने उस हुँ। पर अब क्या कहूँ, तो भावुक हो गया बताते हुए कि उन्होंने जी, उसकी प्रशंसा बेशक की। होने वाली उन्होंने बात है। उसकी नाम सुन के प्रशंसा ही की। एकदम मुझे ही हाँ, लगी प्रशंसा बड़ी की। बात। बाद में जब उनसे मिलना हुआ, तब उसके बाद तो खैर वो तो, उनके पास तो बड़ा ज़बरदस्त व्यंग था। जिन लोगों ने नामदास का पोथा पढ़ा है या उनकी और चीज़ें पढ़ी हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ी, वो जानते हैं कि, और जिन्होंने पंडित हुँ। जी को सुना है। मुझे तो उनके पास रहने का काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो एक अलग। तो खैर, मैं इस तरह से, जैसा आपने पूछा था, मैं फिर हाँ, व्यंग में बहुत बहुत अपने आप को अच्छा ये आपका सफ़र रहा। बहुत से लोग हमारे साथ इसी बीच और जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मंजुला श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बेशक ये तो अभी शुरुआत है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें आपके साथ हैं। पुलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं, पथगामिनी के आयोजन को लोह पथगामिनी में देख रहा हूँ, हालाँकि नेट से लोहा लेना पड़ेगा। तो ये पुलकेंद्र अरोड़ा जी के जो ये कमेंट है ना, बस इन्हीं ये की तो इंतज़ार रहती है। ऐसी टिप्पणियों के बादशाह हैं। व्यंग भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और जी, जी। टिप्पणीकार के रूप में इनका कोई सानी नहीं है। कोई सानी नहीं है, बिल्कुल। हुँ। तो अलका शर्मा जी भी अच्छी सीख हमें बता रही हैं और वो सबको नमस्कार कर रही हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी, अन्नदा पाटली दी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। पुष्पा कन्यालमा हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। कुमार सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरे! नमस्कार कर वेलकम। रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत कुमार सुबोध जी। अ, महेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका अच्छा। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महावीर साहू जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। अलका शर्मा जी, पुष्पा कन्यालमा, आप सभी बने रहिएगा जी। और ये सफ़र हम आगे बढ़ाते हैं। जो नाम आगे चले गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और जो हमें आगे सुनने वाले हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी दर्शकों को एक बात मैं सर के मुख से ही सुनवाना चाहती हूँ। एक बड़ी अच्छी-सी आप बात कहते हैं, हरी, बरी एंड करी।
तो इसके बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तो इसे अपने जीवन में अपना लिया है, बल्कि मैं तो अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे हमेशा से ये अब लिखती हूँ। जैसे अभी आप कह रहे थे भावुक हो गए थे आप उनके तारीफ़ को सुनकर, ऐसे ही मैं भी कई बार भावुक हुई हूँ जब आपने मेरी तारीफ़ की है, तो ये एक नेचुरल सी बात है, ये होता है। तो आप तो इतना जी बड़ा सर, काम कर अभी रही हैं। आपकी बारी जी, स्वागत। जी, जी अश्विनी जी नमस्कार। देखिए क्या क्या है कि अगर हमको जीवन में ठीक-ठाक स्वस्थ रहना है, तो उसके नियम में एक बड़ा छोटा-सा नियम है कि हुँ, हरी, वरी और करी इन 3 चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। हरी से मतलब हरीश मत समझिए आप। हरी से हाँ। हरी, अंग्रेज़ी का हरी है HURRY हरी मतलब जल्दबाज़ी मत कीजिए, जल्दबाज़ी मत किसी भी कीजिए। क्षेत्र में। और फिर वरी चिंताएँ चिंताएँ हम ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको क्षीण करते रहिए, उनको ज़्यादा उसके ऊपर चिंतन मत कीजिए चिंताओं पर, उससे और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और करी, कि करी मतलब वही जो मसालेदार चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च अच्छा। और मसाला, तो वो नहीं खाएँ। तो अब इसको जीवन में आप कई तरह से ढाल सकते हैं। भोजन में भी हुँ, कोई हरी नहीं खाने की, कोई जी। वरी नहीं कि कहाँ है, कैसे बैठे, क्या है, और करी नहीं हुँ, खानी है। और जीवन में आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें, हुँ, धीरे-धीरे चलें। मैं कहता हूँ वॉक डोंट रन। भागने हुँ, से क्या है कि हो सकता है आप जल्दी पहुँच जाएँ, पर उसकी भी संभावना है रास्ते में फिसल जाएँ, गिर जाएँ। तो वो नहीं, हुँ, अब आराम से चलते जाइए, शीघ्रता नहीं। अरे मेरी उसकी इतनी ये पुस्तक छप गई, मेरी भी आनी चाहिए। उसने ये लिखा जी। तो धड़ाधड़ मैं भी लिखूँ। उसको ये इनाम हुँ, मिला, मुझे भी मिलना चाहिए। तो आप उसके बारे में एक तनाव पाल लें, नहीं, जितना अधिक तनाव से दूर रहें, तो उसमें वो फिर हरी नहीं, ऐसा नहीं अपने आप आ जाएगा, सबका समय आ जाता है अगर आप ठीक ढंग से हम चलते रहें। ठीक और ढंग से बाकी चलें। है ना, तो ये तो हरी, तो उसको वरी भी नहीं करनी चाहिए, होती है वरी, पर हुँ, चिंता से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं देखता था कि हमारे एक रिश्तेदार थे कि जब उनके बच्चे जब तक घर नहीं पहुंचते और वो बरामदे में हुँ, टहलते रहते थे, कभी सिर चलते पर हाथ रखते, कभी पीठ पर हाथ रखते, घूम रहे हैं। तो कभी मैंने उनसे कहा कि आप टहल रहे हैं तो इससे क्या होगा, क्या बच्चे जल्दी घर आ जाएंगे? है ना? नहीं, अब एक एक व्यक्ति तो वो बस के अंदर अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं ना पिलकेंद्र जी, जिनको बहुत जल्दी होती है वो दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि अच्छा। नहीं जाना, नहीं जाना। वो नहीं, तो वो स्टेशन भैया, जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ, हाँ, तो वो नहीं, स्टेशन तभी आएगा तो क्षतिग्रस्त होने से बचे जब उसको किसी आना भी होगा, तरह। हाँ। तो ये था हरी भरी एंड करी का मैं एक संक्षिप्त सूत्र जो दे रहा हूँ, इसकी बहुत व्याख्या बहुत बहुत। अच्छी बात है और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपने इसे अपने जीवन में अपनाया है, जितना मैं जब आपके घर आई थी और जिस तरह के आप अपना सामान सारा पैक कर चुके थे। आपके घर एज़ ए गेस्ट हम लोग आए हैं, उसके बावजूद भी आपको कहीं हरी नहीं थी और खाना खिलाने की ऐसी कोई वरी भी नहीं थी, जो है ठीक है, जो है यही है और ये आपको खाना है और कहीं कुछ करी हुई आप, बात भी नहीं थी। आपको खाना आपने अच्छा तो कुछ जो जो दिया वो ठीक लगा लेकिन बहुत टेस्टी, अच्छा। बहुत टेस्टी। और देखो इसके मैं, साथ अब जब सुधा दी बीमार रहे, तो मैं यहीं से आती हूँ, आपकी इसी बात से आती हूँ। आप इस समय आपके बच्चे दोनों बाहर थे, आप अकेले थे एक टाइम में, ठीक है? बाद में सभी एक-एक करके सभी ने आपका साथ दिया। ऐसे समय में आपने इस हरी-भरी और करी तो चलो एक अपने साथ है ही, तो कैसे इसको आपने मैनेज किया? हाँ आप नहीं वो साहित्य से भी जुड़े रहे, आपका थर्सडे देखिए, वाला प्रोग्राम भी आता रहा, मैं देख रही थी। तो अपने मन को और मैं आप दोनों के प्यार को, रिश्ते को भी अच्छे से जानती हूँ। तो ऐसे में अपने मन को कंट्रोल करके अपने काम को भी आप करते रहे, तो वो भी मैं ज़रूर मैंने जानना कहा चाहूँगी। ना कि अगर हम बहुत चिंता करूं कि अरे सुधा बीमार है, सुधा बीमार है, क्या होगा, वही सोचता रहूं, तो उससे वो स्वस्थ तो नहीं हो जाएंगी। मुझे उनके लिए हुँ, प्रयास करूंगा तो स्वस्थ होंगी। तो जो हुँ, अपने, अगर हम ज़्यादा चिंताएं पड़ते हैं तो जो हमारे अ, धर्म है, कर्म है, वो फिर रह जाते हैं, या रह उनको जाते। उन पर थोड़ा सा संकट होता है, थोड़े से क्षीण हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए तो वो स्विच ऑफ स्विच ऑन, है ना, कि हुँ, आपने एक जगह स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, रात को कोई वहाँ रह नहीं सकता, और मैं अपने घर में हूँ, तो घर में रह हुँ, कर के चिंता तो होती है, यही होती है
कि क्या होगा क्या नहीं, और मैं घर में हूँ, मेरा प्रोग्राम आने वाला है, मैं घर पर हूँ, तो घर से कर रहा हूँ। मैं घर में अगर नहीं हूँ, हॉस्पिटल में रूम में आगे उनके साथ हूँ, तो मैं कमरे से ही करता था प्रोग्राम, उसी जी, कक्ष से। वही वही एक बात है। हाँ, तो उसी ये कक्ष यही से। सीखने वाली बात है। हाँ, तो उस समय में ऐसा ये नहीं माइंड सेट किया। को कंट्रोल करके रखना अपने मैंने तरीके से। मैंने मैं बहुत ये अच्छा। नहीं करना चाहता था कि उनकी तरफ से ध्यान हटा दूं, उपेक्षा करूं और अपना काम, वो नहीं। साथ साथ आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही थी, टाइम मैनेजमेंट। जी, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो है ना, वो ब्रेन मैनेजमेंट होता है कि जी। आप उसको कैसे करेंगे, जिसका संबंध हृदय से भी। ऐसे हृदय की बात पता नहीं होती कि नहीं होती, होता तो ब्रेन ही है सब कुछ। हुँ, जो उसका कोमल पक्ष है उसको हम कह देते हैं कि दिल ने ऐसा हुँ, कहा, क्या था, सब कुछ यही है। तो आप उसको थोड़ा सा साथ लें, थोड़ा मान जाएगा, है तो हमारे शरीर का है, क्यों नहीं मानेगा, तो हम साथ हुँ, सकते हैं। तो ऐसे जो थे, जब वो कह रहे हैं कि पता नहीं ये बचेंगी कि नहीं बचेंगी, आप इनको तुरंत दिल्ली से बाहर कहीं ले जाइए, पोल्यूशन इनको नहीं है, आप अमेरिका में ही रहिए, ऐसी हुँ, बातें जब डॉक्टर कहते थे, और थोड़ा डराते भी थे, तो मैं उनकी हुँ, परसेंटेज निकालता था कि ये कितनी बात कह रहे हैं, इसमें ये कितना बिल बढ़ाना चाहता है, 20% तो हुँ, इसी का निकाल दो। वो हुँ, डराते हैं हुँ, ना बहुत, बहुत ज्यादा। हुँ, और हुँ। वो, और दूसरी बात कि आप उसमें जब तक वो अस्पताल में हैं, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप उनका इलाज ठीक तरह करते रहे, हाँ, बच्चा इलाज ठीक रहे, प्रॉपर अच्छे से है ना। करवाएँ। तो वो सब चलता था। तो वो, हालांकि सच में एक बार मुझे जब उन्होंने कहा ना वेंटिलेटर पर इनको रखना है, तब जरूर हुँ, मुझे एक बार बहुत दिमाग को झटका लगा था। उसको मैंने थोड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया, वो जरूर है कि है तो हम लोग साधारण मनुष्य ही ना। उसको तब बिल्कुल। मैंने बड़ी भाग दौड़ करके उनको कहा नहीं, वेंटिलेटर पर नहीं जाएंगी, वेंटिलेटर नहीं। तो उनके कहने फिर मैंने तब तक फिर अस्पताल भी बदल दिया था उनका। और एक बात हुँ, जो आपने बताई, मेरी दो बेटियां हैं, एक अमेरिका में है, एक इटली में है। दोनों ही हिंदी हुँ। की प्रोफेसर हैं अपने अपने विश्वविद्यालय में, मिलान यूनिवर्सिटी में, और आपने भी हिंदी का मैरीलैंड परचम मिलके लहराया, में। सबने भी। बेटियाँ भी आगे जी उसी को लेकर चली, जहाँ की आपने बहुत से देश के साथ विदेशों में भी हिंदी के लिए आप जाने और जी। पहचाने गए। और उसके साथ-साथ आपकी बेटियों ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। इसके बारे में भी आप हमें इसके साथ-साथ हाँ, मैं बताऊंगा। अब ये फिर दोनों, उन्होंने, दोनों बेटियों ने और दोनों दामादों ने एक योजना बना ली कि दो दो तीन तीन हुँ, हफ्ते हम एक एक करके जाएंगे। वो एक हुँ, एक करके वो आते थे और फिर खूब सेवा करके जाते, उनके जाने से पहले दूसरा आ जाता था। तो जब ये हुँ। एक एक करके चारों आए, और ऐसे वातावरण में, ऐसी महानगर की विभीषिका वाली अजीब सी सभ्यता में, जब आजकल के बच्चे बहुत चिंता नहीं करते, नहीं करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादा मैं देखता हूँ बहुत जगह, तो नहीं, थोड़ी मैक्सिमम अवेयरनेस। एम्बिशंस के पीछे ज़्यादा हैं। सही कह रहे हाँ, हैं। तो वो, और विदेश से तो आने की बात नहीं होती कि हमारे तो पड़ोस वो में और भी ही है। एक व्यक्ति बहुत बीमार हुए, देहांत भी हो गया, पर वो नहीं नहीं आए, नहीं आए। तो ऐसा होता है। तो ऐसे में जब आए, तो उसके बाद सुधा को तो होश नहीं था, पर उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे उसको उसको होश लाने आरंभ कर दिए। फिर वो खुश होती थी कि अरे आस्था आई हुई है, फिर खुशी, अन्विता आ गई, अरे ललित जी आ गए, अरे विजय जी आ गए। तो उससे उनको एक और रोशनी मिली। हाँ, बाकी जो आपने आप इस पर कुछ कह देंगी तो फिर मैं बच्चों के बारे में बताता हूँ जो आपने कहा था। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात थी। इसके साथ फिर एक सवाल और आता है कि आपकी इस जीवटता जो आपने सुधा जी के लिए दिखाई, उससे पहले कई सालों से ये आप अपने लिए भी दिखा रही हैं। एक ऐसी बीमारी से आप लड़े, हमारे दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि जो हम छोटी-छोटी बातों से हम घबरा जाते हैं। एक सर दर्द भी होता है अगर किसी का ज़्यादा, तो शाम को उठकर कई बार खाना बनाने से भी वो अपने आप को कई कई स्त्रियाँ इस तरह से मैंने देखी हैं। और आप कैंसर जैसी बीमारी जहाँ आप चौथे स्टेज तक पहुँच गए। उसके बाद आपने उससे कैसे आपने जंग जीती, वो तो आपको खुद से थी। आप उससे खुद लड़ रहे थे। हाँ, सुनिए जी, आपने तो सब स्मरण करा दिया मुझे। हाँ, वो अच्छा नहीं था। अच्छा तो खैर मैं क्या कहूँ, ये कहना भी नहीं चाहिए, सभी को पता है, ये वाली बात तो। हुँ, क्या है कि मैंने ये देखा कि इस बीमारी से किसी भी ऐसे जो दुसाध्य रोग हैं, उनसे वही जल्दी बच सकते हैं जिनमें हुँ, बहुत हुँ, आत्मविश्वास हो, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो,
जिनके पास बहुत पैसा हो, इस तरह के जो अफोर्ड कर सकते हो। तो और इन सब में सबसे ज्यादा ये है कि उनको इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, वो नंबर 1 इच्छा है शक्ति। कि वो घबराए नहीं। जैसे कहना चिंता नहीं करनी, तो हो जाती चिंता, पर नहीं करनी। अब जब उन्होंने कहा कि चौथी स्टेज, मुझे नहीं पहले बताया गया था, मुझे जब मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया और मेरे दोनों कंधे बिल्कुल गिर गए एक एक करके, और बहुत मुश्किल हुई। विदेश में ऐसा हुआ, हम लोग ताशकंद गए हुए थे, वहां से लौटते ही फिर गए तो खैर पता चला बाद में कि उन्होंने कहा कि सर आपके रीढ़ की हड्डी में एक नस दूसरी नस पर आ गई है, तो हमें रीढ़ की हड्डी काटनी है, उसको काटना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है काट दीजिए अगर ये जरूरी है तो कहते आपको घबराहट नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं हो रही, क्योंकि जब आप कह रहे हो, मेरे मित्र डॉक्टर हस्ती ने जब कह दिया है तो ठीक है, इट्स ओके। कहते देखिए ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन लोग प्राय करवाते नहीं है, दर्द सहते रहते हैं। मैंने कहा अगर मेरे केस में जरूरी है तो कर दीजिए, अगर नहीं, इससे क्या होगा अगर नहीं होगा? कहते हैं इससे ना आपको बड़ा कष्ट होगा कि ये व्यक्ति ना पागल हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे क्या कष्ट होगा औरों को, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये अच्छा था। मुझे नहीं होगा। तो उसको लगा ये कैसा व्यक्ति है, ये इस जगह कैसा आदमी है सही में। अच्छा उनको ये कहा गया था इनको ये नहीं बताना कि इनका कैंसर रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया, इनको मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। तो अब वो था तो बड़ा टिपिकल के। तो फिर कहते कि अच्छा अगर मान लीजिए क्या अगर आदमी विक्षिप्त नहीं हुआ तो क्या एक स्मरण शक्ति का लोप हो सकता है? हो सकती है। तो मैंने कहा अरे उनका नाम भी सोने ही था, सोनिया। अच्छा। तो मैंने कहा सोनिया जी एक बात बताइएगा कि आपने इतने जो आप 18-19 साल से सर्जरी कर रही हैं, तो आपके केस में कितने प्रतिशत जो है वो लोगों की स्मरण शक्ति गई? कहते 25% स्मरण शक्ति कम हुई किसी में, 25%। मैंने कहा अरे गुड है ना, अरे 75% तो होगी ना, हमारी यूनिवर्सिटी में तो 75% का मतलब डिस्टिंक्शन। डोंट वरी, आई विल बी डिस्टिंक्टिव। तो उसकी आंखों में पानी आ गया, तो उनको ये पता था कि कैंसर है। तो खैर तो वहां से शुरू हुआ, फिर उन्होंने वो निकाला, काट के उसे टिटेनियम लगाया और सब कुछ हुआ। काफी 6 सर्जरीज हुई, यंत्रणाएं भी हुई। फिर मुझे और सुधा को आइसोलेशन में रहना पड़ा। हम अच्छा घर से 20-25 किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल के पास आइसोलेशन में रहे, सिर्फ हम ही होते थे। तो मैं जब भी उठता था तो देखता था कि सुधा जो है महामृत्युंजय का जाप कर रही हैं, या अगर वो मेरे लिए रस भी नहीं छोड़ रही है तो रस बाहर गिर चुका है पर वो महामृत्युंजय का जाप साथ साथ कर रही हैं। चिंतित थी और वो नहीं छोड़ा। अब वो एक अजीब सी वो था कि आप बाहर हैं। तो उस समय भी, मेरे समय में भी, जो मेरे छोटी बेटी है आस्था और जो दामाद है वो आ गए थे, और उनका वो आ गए थे और बाद में उनको उस नौकरी से हटा दिया गया था, क्योंकि अमेरिका में कॉन्ट्रेक्चुअल्स होती है और यहाँ पर आकर के उनके साथ भी कुछ दुर्घटना घट गई थी, तो वो जल्दी वापस नहीं जा सके थे। वो एक और लंबी कहानी में से कहानी है, कहानी में से कहानी निकलती जाएगी। हाँ वो फिर उनको भी बहुत समस्या हुई थी। मेरी बड़ी बेटी जो इटली में थी उसको भी बड़ी समस्या हुई थी। वो सारी अच्छा, एक ही टाइम में चारों तरफ से जब आप घिर गए उस समय भी आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहे? हाँ, मैं उसमें भी यही कोशिश करता था कि ऐसा होता है ना, जो हमारे गुरु थे धर्मानु जी, जिन्होंने कुछ ऐसी पद्धतियां सिखा रखी थी जो आपके दिमाग को थोड़ा शांत रखती हैं, थोड़ा आपको निर्विकार होने में मदद करती हैं। तो जब अस्पतालों का सब कुछ हो गया, अभी भी इलाज तो अभी भी है, अभी भी मैं 13-14 गोलियां खानी पड़ती हैं और भी बहुत कुछ। 3 साल तक पेट में इंजेक्शन लगातार लगते रहे, सब कुछ हुआ, पर लोगों को पता नहीं चलता, अभी भी नहीं पता चलता रीढ़ की हड्डी में है। मैं जो इतनी एक्सरसाइज करता था, दौड़ता भागता था, तो अब कई चीजें नहीं कर पाता। पर ठीक है, मैं ये सोचता हूँ जितना मिला है ये कम है क्या? तो लोगों की तो तभी चली जाती है, अपनी तो बहुत कुछ बाकी है। तो इसलिए आपकी जीवनी शक्ति आपको जीवन देती है। जब अस्पताल से मैं
निकला, जब मेरी सारी थेरेपीज हो चुकी थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझसे कुछ कह रहे थे, आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा था, डॉक्टर साहब मैं ये बात जानना चाहता हूँ, एक बात कि मैं अब अपने विद्यार्थियों को क्या जवाब दूंगा। मैं उनको हमेशा कहता रहा अच्छा। कि हाँ, रात हाँ, को सोने से पहले 7 गिरी बादाम की एक हाँ, हाँ, अखरोट जो है हाँ, वो हाँ, भिगो, हाँ, हाँ, और सुबह उठकर हाँ, छील करके उनको खाओ। लेकिन उसको उससे पहले निवृत्त होकर के छत पर जाओ, बगीचे में जाओ, या कहीं खुले में सैर करो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ये सब चीजें इस नहीं सबसे करो, बीमारियों से बचे है ना? रहोगे। तो बचे रहोगे। लेकिन मैं तो ये सब कुछ ना मैं शराब कुछ पीता, करता ना ही नहीं। सिगरेट, ना बीड़ी, तंबाकू, और मैं बादाम भी खाता हूँ, ये भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सैर भी करता हूँ, तो मुझे कैसे हो गया? विद्यार्थी कहेंगे सर ये तो आप गलत निकले। तो हुँ, डॉक्टर रॉय थे, वो खड़े हो गए। हुँ, तो हुँ, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते, आप जब आए थे तो आपका हुँ, पीएस से लेवल आपको पता है ना मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैं कहा जी हाँ 4। कहता हुँ। आपका 365 था, हैं? इतना? 365। हाँ, और अच्छा। 200 के बाद बहुत मुश्किल होता है। हुँ, 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 तो मैंने कहा जी, कहते अब आप विद्यार्थियों से जाकर यही कहिए कि अगर आप ये सब करेंगे तो कोई बहुत घातक बीमारी भी होगी तो आप उससे बच सकते हैं। बच यू आर सकते सेफ हैं, बिकॉज यू क्या आर बात डूइंग है। दिस। कहते इसलिए आप हुँ, उनको हुँ। ये निराश नहीं होइए कि मेरे को ऐसा हो गया है। क्योंकि मैं कई बार पढ़ता था, मेरे दोस्त का अस्पताल था तो उसको लिखा था सिगरेट हाँ, धूम्रपान हेलमेट करने लगा के से। चलेंगे, एक्सीडेंट होगा तो वो हेलमेट आपको बचाएगा, क्या बात है। तो बस वो फिर ये रहा, मतलब और ज्यादा बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो, इतना काफी है। ये मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, ये ऐसे ऐसे पल हैं, तो ऐसे क्षण हैं जिनको हाँ, याद करके तो मैं ना इमोशनल मैं होना मैं मैं सोनिया जी वो असंभव। एक लिख रहा हूँ, कैंसर अभिनंदन, कि हाउ डिड आई जी। सेलिब्रेट माय कैंसर। उसको मैंने हुँ, भगाया नहीं, उसको पुचकार के कहा कि बस अब आप चलो। बहुत हो गया। हाँ, हाँ, बहुत हो विदा गया। लीजिए। अतिथि आप जाइए। जी जी जी, तो जी, जब मैं कर सकता हूँ क्यों नहीं, सब कोई कर सकते हैं, सब एवरीबॉडी। कोई कर चलिए, तो सब कोई नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बातों को पहुँचाना इसीलिए भी मुझे बहुत आवश्यक लगता है कि हम लोग एक तिनका भर भी इससे सीख पाएँ, या हमारे किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी एक पॉइंट काम आ जाए और हमें याद आ जाए उस समय में कि ऐसा हरीश जी ने कहा था और हम भी ऐसा कर सकते हैं, और लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो इस तरह की ये जो हमारी बातचीत के जो भी हम काम करते हैं वो हमारा असफल हो जाता है। हमारे जी साथ कुमार सुबोध जी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे थे कि आपकी जीवंतता को सलाम, इस तरह से कुछ उन्होंने लिखा था। कमेंट बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। तो अभी स्क्रीन नहीं, पर था। कुमार कुमार सुबोध जी का धन्यवाद। हम्म, कुमार सुबोध जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे हिंदी की। आप लोगों ने शुरुआत की हिंदी का परचम लहराने की। उसका आपने देश के साथ आप विदेशों में भी इसके लिए आपको बुलाया गया कई बार और सम्मानित भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके हम्म, बाद जब आप दिल्ली जैसे महानगर में आप रहने लगे, वहाँ आपने अपनी बच्चियों भी आपकी दोनों ही हिंदी की तरफ कैसे चली गई, या आपका घर का माहौल था या उनका खुद की चॉइस थी और वहाँ जाकर भी वो इसी काम में है? जो जो मेरी छोटी बेटी है वो अपने कॉलेज स्कूल में हेड गर्ल थी, और उसके बाद उसकी हर चीज, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी। तो स्कूल में जी। उसको प्रिंसिपल ने कहा कि भी तुम साइंस ले लो, नहीं तो कॉमर्स लो। तो हुँ, उसने कहा नहीं, मुझे आर्ट्स लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा। हिंदी ऑनर्स करना है। तो मैंने कहा कि तुम हुँ, टॉपर हो, हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, क्या स्कोप है इसमें? कहते नहीं, मुझे हिंदी हुँ, ऑनर्स ही करना है। तो आस्था नवल उसका नाम है। तो आस्था ने अपनी चॉइस से हिंदी ऑनर्स लिया, हिंदी में एमए किए। एमए में भी उसकी यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन थी। और उसके बाद फिर उसने अशोक चक्रधर के निर्देशन में पीएचडी किया। तो उसकी तो क्या एक बात लाइन थी, वो नाटक भी करती थी, लिखती भी थी कविता, उसको भी बहुत पुरस्कार मिलते थे। तो वहाँ उसको तो यहाँ पर भी वो दिल्ली में मिरांडा हाउस में पढ़ा रही थी जब उसकी शादी हुई है। वो उस कॉलेज में पढ़ा रही थी, उसने आईपी कॉलेज में भी पढ़ाया है, और सभी उसके पढ़ाने से खुश थे। मेधावी है अपनी माता जी की तरह से। तो वो बेशक, बहुत मेहनत। हम्म, तो वो उसको तो पढ़ाना ही था। और उसकी शादी हुई तो दामाद हमारे, उनके माता पिता मामा सब परिवार अमेरिका में ही है। तो उसको अमेरिका ही जाना था, उसको पता था। तो वहाँ भी उसने पहले जाकर मंदिरों में हिंदी पढ़ाई,
और अच्छा, घरों में हिंदी पढ़ाई, ऑनलाइन हिंदी पढ़ाई। फिर उसके बाद उसने वो हायर कोर्स वहाँ से हिंदी का होता है न्यूयॉर्क से, वो किया, उसकी वर्कशॉप की। फिर गवर्नमेंट ने उसको अपने हिंदी के जॉब में रखा, वहाँ वो सीक्रेट विभाग में हिंदी पर करती थी काम। फिर उसको क्या बात है! यूनिवर्सिटी ने लिया तो लेक्चरर बनी। लेकिन जो जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी कथा तो अद्भुत है, जी। उसको लोग कम जानते हैं। उसका नाम अन्विता नवल है। तो हुँ, अन्विता जो है, उसने हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, अच्छा, और उसकी रुचि इसमें नहीं थी। उसका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला हो गया था। वो पेंटर है बहुत अच्छी, तो पेंटिंग अच्छा, करती। तो लेकिन मम्मी मुझे के ये था साथ। कि हाँ, कि हिंदू कॉलेज में जाएगी, कॉलेज का वातावरण और है, अच्छा है, और वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट थोड़ा आइसोलेटेड एरिया में है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं होगा। वो मेरा गलत निर्णय था, कभी कभी निर्णय गलत हो जाते हैं माता पिता हुँ, के। तो मैंने उसको हिंदू, नहीं हिंदू में आ जाओ। वो हिंदू में, हुँ, उसने मैं क्या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लो, तुम पेंटिंग करती हो, डांस करती हो, कंपटीशन में जाती हो, तो जब जब भी गई है तो उसको पुरस्कार मिला। लेकिन जी। उसने क्या किया, बीए के बाद भी उसने अपनी इच्छा को पूरी किया। उसने निफ्ट में पीजी डिप्लोमा अच्छा, किया। वो फैशन डिजाइनर है, अरे वाह! वाह, वाह, वाह! और फैशन डिजाइनिंग में उसका जिस दिन आखिरी एग्जाम था, उसके अगले दिन उसको बड़ा जॉब मिल गया था। और जब अरे वो वाह! पढ़ती थी तब भी उसको एक फेलोशिप मिली थी मॉरिशस में जाकर के। उसने ये जो होते हैं ना, क्या बोलते, चमड़े को क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में, किसको? वो चमड़ा, चमड़ा, लेदर। चमड़ा, लेदर, हाँ, लेदर। तो हाँ, लेदर गारमेंट्स के क्या स्कोप है मॉरिशस में, उसका अध्ययन करने के लिए उसको एक फेलोशिप भी मिली थी। वो 3 हफ्ते के हुँ, लिए वहाँ भेजी गई थी। तो और जब बाद में उसके पति को भी वहाँ जॉब मिला, उनकी कंपनी ने वहाँ इटली में कर दिया। तो मिलान तो है ही फैशन की नगरी, सारे इनके निफ्ट के हुँ, लोग वही हैं। लेकिन तब तक इसकी बच्ची हो गई थी, तो बच्चियों को पालने में उसने नौकरी छोड़ दी। और वहाँ इन लोगों ने एक संस्था बनाई थी जो जो भारतीय संस्कृति साहित्य के बारे में कार्य अच्छा, करती थी। वहाँ 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 अमेरिका की तरह तो बहुत हिंदुस्तानी नहीं है, कम है, पर वो इन लोगों ने एक संगठन बना के किया, तो वहाँ पर हिंदी का भी हुआ काम बाद में। और वो एक आश्चर्य की बात है कि वहाँ की एक अंग्रेजी पत्रिका बॉर्न विथो की वो एडिटर रही है अंग्रेजी की। अच्छा, तो अच्छा, क्या वहाँ बात है! उसको अब उसको वो कहा गया जीन्स तो कि कहीं न कहीं हर हाँ, तरह के कि फिर है ही ना, तुम दोनों के हिंदी बीच पढ़ाओ। से। तो उसने उसने हिंदी के कुछ लेक्चर लिए, तो यूनिवर्सिटी ने प्रसन्न होकर के फिर उनको कहा कि आप यहाँ प्रोफेसर बनिए। तो वो भी हिंदी की प्रोफेसर है मिलान यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों क्या बात बेटियां है! इस तरह से हिंदी में है, और हम दोनों तो हैं ही हिंदी में। और सुधा भी, आपने रेस सुधा में के रेस लगाते हुए जैसे अपनी मशाल आगे देते हुए चलते हैं, उस तरह से नहीं, पूरा सिर्फ़ वो आगे कायम जैसा रखा। उनको बहुत-बहुत उनको था। खूबसूरत बात। भाई सुधा सुधा की पत्नी के पिताजी तो हिंदी के शिखर पुरुषों में से हैं, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, बड़ा जी, नाम है हिंदी के, बहुत ही विद्वान थे। तो उनका असर है, उन्हीं का असर से आता है जी। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो आप सर हाफ लाइनर, ये जो आपके ज़हन में मतलब ये हाफ लाइनर, अभी आप क्वार्टर की बात भी करते हैं कभी-कभी या वन लाइनर, तो ये क्या है लिखा? ये कैसे आपके ज़हन में इस अ, तरह का नाम आया? ये आम ऐसा है दर्शकों कि तक जो जो पहुँचाओ। जो व्यंग लिखे जाते हैं ना, तो हुँ, उसमें मुझे भी कुछ आवाज आ रही है। आपका माइक बंद करेंगे सोनिया जी, देखेंगे मेरा जरूरत पड़े। माइक तो मैं हाँ, अब ठीक हो गया। तो कुछ हमिंग आ रही थी। अ, जब आप बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा, तो हमिंग नहीं आएगी। हाँ, क्या है कि जब हिंदी में हम व्यंग रचना लिखते हैं ना, जो पश्चिम देशों में सेटायर के नाम से है, और हास्य वहाँ ह्यूमर के नाम से है, वहाँ ये विधाएं अलग अलग मानी जाती हैं। हमारे यहाँ हास्य और व्यंग कह दिया जाता है, बल्कि उनमें हाइफन लगा देते हैं, हास्य व्यंग मिश्रित कर देते हैं। ऐसा भारतीय परंपरा में है, क्योंकि हम सामाजिक संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसका कुछ असर है। तो क्या जो पश्चिमी देशों में वन लाइनर लिखे जाते हैं, तो जैसे वो कोई 600-700 शब्दों में लिखा गया, 4 पेज का, 3 से 4-5 पृष्ठों का लिखते, तो वन लाइनर बोलते हैं। तो वन लाइनर ही पहले हम लोग वही लिखते थे। धीरे धीरे देखा कि जनता बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहती, उसके पास चॉइस बहुत है ना। और
जब ऑनलाइन चीज़ें आने लग गई हैं, फेसबुक आने लगी है, ई बुक आने लगी है, तो कितना सुनेंगे, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो अगर उनको थोड़ा संक्षिप्त में दिया जाए, तो फिर मैंने ये सोचा, तो मैंने जो पश्चिम की हाफ लाइनर है, मैंने कहा उसको हाफ लाइनर के रूप में कम शब्दों में, कम उसमें, 1 पेज में आ जाए, 1.5 पेज में आ जाए, तो ऐसी व्यंग्य की रचनाएं देनी शुरू की। तो इस परंपरा को पिलकेंद्र जी ने आगे बढ़ाया है। 2-3 लोगों ने बढ़ाया है। हालांकि अभी उन्होंने इसको हाफ लाइनर नहीं कहा, वो लगभग क्वार्टर लाइनर लिखते हैं। हाँ, मैं वही बात आगे कर रही थी, ये क्वार्टर लाइनर पर जाने वाला है। हाँ, फेसबुक पे। तो ऐसे में आपको सर क्या लगता है, जैसे अभी आप ई बुक की बात कर रहे हैं, लाइव की बात कर रहे हैं, ई बुक्स, और लोग पढ़ना सच में नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है, और सुनना भी नहीं चाहते, अपनी ही नहीं, धुन में सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अब तो वो लगा देते हैं ना, अपने कार चल रही है, साथ में अपनी वो किताब सुनते जा रहे हैं। अब तो बहुत आसान हो गया ना, सुनना चाहते हैं, पर अभी धीरे धीरे क्या पुस्तक और बहुत से पुस्तक मेलों का क्या भविष्य है? पुस्तक तो कभी मरेगी नहीं, पुस्तक कभी भी नहीं मरेगी। मरना होता तो इतने साल हो गए कंप्यूटर को मरना जाती। आप जाइए पुस्तक प्रदर्शनियों में, ऐसी भीड़ बढ़ती है कि 1 महीना और चलाइए, रोज ऐसी भीड़ आएगी। वो कहते हैं कोई खरीदता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, इतनी पुस्तकें बिकती हैं, प्रकाशन गृह ज्यादा खुल रहे, बंद नहीं हो रहे। सुना आपने कोई प्रकाशन गृह बंद होता नहीं होता? नहीं हाँ, आपको और हमें वो रॉयल्टी नहीं देते, यही कहते सब बिकती नहीं, तो कहता भैया काहे को छाप रहे हो। पर वो पुस्तक कभी नहीं मरेगी, और चाहे वो ई बुक हो, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन जो कुछ है, उसका बेस पुस्तक ही है, आधार इन्हीं पुस्तकों से आएगा। तो इसका रूप बदल जाएगा, ई बुक में चला गया। हाँ, तो हो नहीं जाएगी। मैं तो बड़ा आश्वस्त हूँ, नहीं तो अभी तक चला जाता। आपकी आशावाद नहीं, ये प्रोसेस है। जब टेलीविजन आया, लोगों ने कहा रेडियो बंद हो जाएगा, नहीं बंद हुआ। टेप रिकॉर्डर आया तो लोगों ने कहा फलाना बंद हो जाएगा, नहीं बंद हुआ। उन्होंने कहा सिनेमा आ गया है, अब रंगमंच बंद हो जाएगा, नहीं बंद हुआ। सब पैरेलल चलता रहा, कभी नहीं मरेगा। शास्त्रीय संगीत अभी तक चल रहा है, जब तक पान लोग खाते रहेंगे, परंपरा चलती रहेगी। मैं बचपन में सोचता था कि अब लोग पान खाएंगे, चाट पकौड़ी कब तक खाएंगे। मैं तो चांदनी चौक में था ना, हमारे यहाँ सब चीजें बहुत होती थी, पर मैंने देखा वो तो धीरे धीरे और भी ब्रांडेड में बदल के आ रहा है, हल्दीराम और बीकानेर और क्या क्या। तो वो नहीं, सब चीज ऐसे नहीं। हाँ, मोमोज आते हैं, चले जाते हैं, पिज्जा आएगा, चला जाएगा, लेकिन वो रहेंगे। तो क्या बात, मुझे कोई चिंता नहीं, पुस्तक हमेशा रहेगी, पुस्तक रहेंगी, और फिर पुस्तकों के साथ आप भी रहेंगे, क्योंकि आपके जो उसमें लिखे हुए शब्द है, मतलब आप जैसे सभी साहित्यकार। जी। लगभग 15 से 16 लोग बेशक हमें सुन रहे हैं, मुझे ऊपर दिख रहा है, लेकिन मुझे कमेंट्स नहीं में शो हो रही हैं। आई डोंट नो इसकी क्या, मेरे ही फोन में कुछ दिक्कत आ गई। कुछ एक कमेंट दिखे हैं, पुंडीर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं जी। मेन स्क्रीन हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कमेंट हम बाद में भी देख सकते हैं। अंकिता सिन्हा जी बहुत आज की उभरती हुई शायरा, कवित्री, छोटी सी उम्र में, जमशेदपुर से हमें सुन रही है, आपका स्वागत है। पुष्पा कन्याल में आपका भी स्वागत है। सभी लोग बने रहिएगा, और हम सर से व्यंग के बारे में जानते हैं। अभी आप तो बात कर रहे थे हास्य व्यंग, चुटकी, चुटकुला, तो इन सब में ये जो थोड़ा-थोड़ा सा फर्क है, इसमें व्यंग कहाँ है? क्योंकि मुझे लगता है चुटकुला और हास्य तो हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत आसान सा है वो। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। क्या होता है कि जब भी आप किसी भी विधा पर हम जब बात करते हैं, बहुत गंभीर विवेचन करते हैं, तो हम उन्हीं रचनाओं को लेते हैं जो बहुत उत्कृष्ट होती हैं। जो उपेक्षणीय हो सकती है या बहुत स्तर की नहीं होती, उसको नहीं गिना जाता। उपन्यास की बात करेंगे तो हम प्रेमचंद, प्रसाद, वृंदावन वर्मा, इनकी बात करेंगे, उनकी नहीं करते। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भ्रम हो जाता है। बहुत लोग व्यंग लिख रहे हैं, बहुत लोग हास्य लिख रहे हैं। वो माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, वो कान में आता है। तो इसलिए वो परिमाण बहुत ज्यादा है, लेकिन गुणवत्ता बहुत कम में है। तो जिनमें गुणवत्ता है, हम तुलना वहीं से करेंगे। जैसे बहुत लोग गा रहे हैं, बहुत लोग गाते हैं, पर नाम लता मंगेशकर और आशा भोसले ये सब होंगे ना, तो ये हर क्षेत्र में होता है। बहुत लोग लिख रहे हैं,
पर नाम तो वो कम होते हैं, इसलिए कि उत्कृष्ट के से ही सामंजस्य स्थापित होता है। तो पर हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं यहाँ भी लिखा जा रहा है वहाँ भी लिखा है, ये भी अच्छा नहीं, वो बेकार था, ये तो इससे अच्छा मेरा बच्चा लिख लेता है, इससे वो नहीं। तो उस दृष्टि से हास्य भी बहुत कठिन है, बल्कि मैं कहूँगा हास्य विधा व्यंग से भी ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसकी एक शर्त है। अब आप सोचिए कि इस शर्त का पालन कौन करता है और कैसे करता होगा। बहुत कम लोग हैं जिसका पालन करते हैं कि हास्य की जो परिणति है वो किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए निर्मल आनंद में। आनंद नहीं कि आनंद कैसा? निर्मल हो, जो आपके मन में मलिनता ना भरे। पर आप सम्मेलनों में और जगह कैसा सुनते हैं, लाफ्टर में, टीवी पर, उसमें वो प्राय मलिन होता है। आनंद तो होता है पर मलिन होता है। तो निर्मल आनंद देना, डबल मीनिंग भी होता है कई बार। हाँ, तो वो फिर निर्मल आनंद नहीं देता। तो डबल मीनिंग हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो खराब मीनिंग है वो प्रमुख होता है। वो इस तरह से कहते हैं कि उसका वो मीन ज्यादा जाहिर हो। क्या होता है, हर इस विधा के पीछे ध्वनित क्या हो रहा है, और फिर प्रस्तुतकर्ता की भंगिमा क्या है ना, संकेत किधर जा रहा है, प्रतीक क्या कह रहा है, ये सारी चीजें साथ साथ जुड़ती हैं जहाँ उसकी विवेचना करते हैं शास्त्रीय ढंग से। शास्त्रीय ना भी कहें इसको, किसी भी ढंग से करते हैं तो उसमें ये नहीं। तो व्यंग जो है, व्यंग बड़ी गंभीर विधा है। हास्य और व्यंग अलग अलग हैं, किंतु क्या है कि जैसे हर कहानी में भी व्यंग होता है, हास्य भी होता है, रुदन भी होता है, शांत भी हो सकता है, करुण भी होता है, कविताएं भी होता है, उपन्यास में भी होता है। लेकिन जहाँ जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है तो हम उसको वैसा कह देते हैं। यानी रचनाओं में व्यंग होना, कहानी में व्यंग, उपन्यास में व्यंग, और एक केवल व्यंग होना। तो व्यंग रचना और व्यंग लेखन, रचना में व्यंग और व्यंग रचना, ये दो चीजें हो गई। तो जो व्यंग रचना है वो वही जो प्रसाई जी लिख रहे हैं, शरद जोशी लिख रहे हैं, है ना, ज्ञान प्रेम हरीश लिख रहे हैं, पिलकेंद्र लिख रहे हैं, तो वो चीज है। तो उससे भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जो हाइफन लगा देते हैं, एक कर देते हैं, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी ये हो जाता है कि ये हास्य क्या है, हास्य का जैसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम सीधा ही पत्थर मार देंगे तो वो उसको भी चोट लगेगी, और वो प्रतिकार में हमको भी चोट दे सकता है तुरंत। और अगर आप उसको लपेट करके कहेंगे, संकेत में कहेंगे, जब तक वो समझेगा उस बात को, हो सकता है फिर, है ना। तो वो कहते हैं, तो उसमें तो व्यंग जो है वो प्रत्यक्ष नहीं करता, वो अप्रत्यक्ष होता है। उसमें फिर बाद में आदमी उसका अर्थ खोजता है या उसको जानता है। तो उसकी जो असली व्यंग है वो उसकी चेतना का है। यानी उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको उसकी परिणति कहाँ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए करुणा में। करुणा में आपने पढ़ा भोलाराम का जीव, तो देखते देखते करुणा आ गई कि वो इतने साल हो गए हैं, उसकी आत्मा भटक रही, उसकी पेंशन का पता नहीं चल रहा। तो करुणा, करुणा जो है वो सबसे बड़ा उपादान है किसी भी साहित्य का। वही सबसे अधिक विरेचन करता है। और जिंदगी में भी जहां करुणा उपजती है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, इसके कई सारे अर्थ हैं। तो वो जो करुणा उपजाती है ना, वो चीज, जब करुणा उपजती है तब क्या होता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, क्या होता है, हम निर्मल होते हैं। हम शमशान में जाते हैं किसी के दाह संस्कार में, तो उस समय हमारा मन निर्मल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम करुणा से आप्लावित होते हैं। यदि हम सचमुच दुखी हैं तो, सच में जब दुखी होंगे, फॉर्मेलिटी में नहीं, तो जब सच में दुखी होंगे तो हमारी मलिनता, हाँ, शमशान घाट से बाहर निकलेंगे धीरे धीरे, फिर उसी में आ जाएंगे, वो दूसरी बात। पानी पी लीजिए तो एक तो सेकंड। करुणा, हाँ, तो करुणा का जो फैक्टर है, तो व्यंग करुणा हो जाए, अब वो बहुत रूखा ना हो जाए, बहुत सूखा ना हो जाए, बहुत ऐसा हो कि इसको आदमी पढ़ना ही छोड़ दे, उसको बीच में रहे इसमें इसे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या बहुत अच्छा शब्द लिखे तो मजा नहीं आ रहा। तो क्या होता है, फिर उसमें विनोद की, चुटकी की, हास की, परिहास की योजना साथ साथ चलती है। करेक्टर को उभारने के लिए, प्लस जो लक्ष्य है उसको उभारने के लिए, जो हम सुगम तरीके से पाठक तक पहुंचा दें।
और फिर वो जब उसको सोचे और वो हमारे उस मर्म तक पहुंच जाए जिसके पीछे करुणा है। सो दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड। बहुत अच्छी बात की, यही मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि आप ने कभी कहा था, किसी मंच से मैंने सुना था कि करुणा आनंद देती है। मैं यही आगे बात रखने वाली थी और इसी में ही उस बात को आपने कुछ हद तक, काफ़ी हद नहीं, तक हाँ कह हाँ, वो संदर्भ में है कि जैसे हम जब कारुणिक गीत सुनते हैं, बहुत पुराने गीत सुनते हैं, फिल्म के हो, कोई भजन हो, वो बड़े दुखित से करते हैं, लेकिन आपका विरेचन होता है, कैथारसिस होता है, आप भीग जाते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, है ना। कीर्तन की कोई चीज सुनते हैं आप, मीरा की सुन रहे हैं, सूरदास की, तो उस समय जो है वो लोग भीग जाते हैं, राम धुन गाते गाते रोने लग जाते हैं, करुणा से विगलित होते हैं तो अश्रु आते हैं उस समय। वो शुद्ध शुद्ध और शुभ साहित्य की पहचान है उन रचनाओं की। तो वहाँ होता है, तो उसका भी हम करुण करुण भी रस है ना, वो उसको भी सुनना, शांत रस है, वो भी एक रस माना गया है। कुछ लोग रसाभास भी कहते हैं, रस मानते हैं उसको। दुःख में रोना और करुणा से रोना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, हमारे मन की बातें। आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं सर? वैसे तो सब लिखा हुआ है और मैं दर्शकों तक ये पहुँचाना चाह रही हूँ कि आपकी पहली ही पुस्तक पे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उसके बारे में बहुत ये हम आप म्यूट हैं। आप मत म्यूट होइए, कोई बात नहीं, मैंने तो थोड़ा-सा बोलना है। आप मत म्यूट, मैं हो अ, जाऊँगी। सोनिया जी और सभी मेरे मित्रों जो सुन रहे हैं, मैं उनको पुनः प्रणाम करते हुए कि आप इतना समय दे रहे हैं। ये क्या था कि मेरे व्यंग जब छप रहे थे, छपने लगे धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, सारिका में, दिनमान में, कादम्बनी में, नवनीत में, निहारिका में, हिंदुस्तान, जनसत्ता, पंजाब के, यानी जगह 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 जहाँ जहाँ है। एक दौर होता है जब आप बहुत छपते हैं, है ना, आपकी ऊर्जा भी बहुत होती है, बहुत लिखते भी हैं, धीरे धीरे आपका संकोचन आरंभ होता है, फिर आप चुनते हैं, चूजी बनते हैं। तो तभी एक प्रतियोगिता आयोजित की थी भारतीय ज्ञानपीठ ने कि जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं वो लोग अपनी पांडुलिपि भेजें। तो उस समय मैंने मैंने सोचा मेरे पास तो शायद पूरी पुस्तक भर मेरे व्यंग होंगे भी नहीं, तो मैं यही सोच रहा था क्या करूं, तो मेरे मित्रों ने ही कहते नहीं ना, तो भेज भेज खोज। मैंने भी खोजा। फिर क्या उन दिनों आज की तरह नहीं था, वो टाइप करवा के रखने पड़ते थे, फिर उनकी बाइंडिंग कराओ, फिर दो वो खर्चा भी होता था। तो ढूंढ ढांड के कुछ निकाले करके वो उसमें लिखा था कि कम से कम 100 पृष्ठ की पांडुलिपि जरूर होनी चाहिए। तो वो फिर पांडुलिपि हो गई। वो आखिरी दिन था जब मैं उसको जमा कराने गया, मैं और सुधा मेरी पत्नी, हम दोनों गए थे तो ज्ञानपीठ के दफ्तर में लोधी रोड, तो वहां जाकर के हमने इसको दाखिल दफ्तर कर दिया। और उसके बाद ग्रीष्मावकाश था और हम मसूरी चले जाया करते थे, एक छोटा सा घर था हमारा वहाँ, तो वहाँ हम लोग चले गए। मैं भूल गया इस बात को कि हमने ये किया है। वहां जाके हो गया ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि वहां अपनी दुनिया अलग थी वहाँ। तो वहां पर फोन आया मुझे, हमारे हमारे जो था, जो मैनेजर थे वहाँ के, वहाँ 80 फ्लैट्स का एक सेट था, सिल्वर ओक अपार्टमेंट्स। तो उनके घर में फोन था, उनके पास फोन आया कुलदीप जी के पास कि बीवी हम हरीश नेवल जी से बात करना चाहते हैं। तो मेरा घर ठीक उनके घर के ऊपर था, घर क्या, फ्लैट। तो फिर मैं फोन सुनने गया तो उन्होंने कहा कि भी वो ज्ञानपीठ वाले कह रहे हैं कि अपनी कम से कम 30 फोटोज भेज दो। तो मैं सोचा 30 फोटोज, वो जमाना आज का नहीं था कि फोटोज मिल जाते मनमानी। हाँ, 30 30 फोटो क्या करनी है। तो फिर मेरे मन में एकदम लगा, अरे ज्ञानपीठ से आया है, 30 फोटो, इसका मतलब हो सकता है कि मुझे कहीं शायद चुन लिया गया हो। तो फिर मैंने कहा वो तो फोटोज तो दिल्ली जाके ही खिंचवा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया, दिल्ली आकर प्रेम स्टूडियो से, कमला नगर से फोटो खिंचाई। मैंने कहा इसकी 30 कॉपीज सही में 40 बनवा ली है, कि 10 रख लूँगा। और वो लेके फिर मैं ज्ञानपीठ
के ऑफिस गया तो वहाँ जाकर उनको देकर आया। तब जब मैं देने गया तो मैंने देखा कि जब उन्हें पता चला यही हरीश नवल है तो सब खड़े हो गए। वो 6-7 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे जो ऑफिस के थे, सब तालियां बजाने लगे। तो मैं समझ गया कि कुछ हुआ। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि उसमें एक ही पुस्तक चुनी जानी है, तो वो एक ही जीती, इसको सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में ना व्यंग की, तो युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार के योग्य मान लिया गया। तो वो थी 48 पुस्तकों में से, 48 या कितनी थी, उनमें से एक वो थी। तो बस वो, अब कहते हैं ना कि क्या है वो, मोहन राकेश ने अपने एक नाटक में लिखा है कि एक एक चौथाई तो प्रतिभा से मिलता है और 3/4 सम्मान से मिलता है। उल्टा कह रहा हूँ शायद, हाँ? तो जो सम्मान से मिलने वाली बात थी तो उससे आप क्या होता है, आप एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं और कभी कभी भ्रम भी हो जाता है कि हम शायद सर्वश्रेष्ठ हैं। वो जिनको हो जाता है उन्हें मुश्किल हो जाती है, मुझे नहीं हुआ। तो क्या कि अब वो ज्ञानपीठ है तो साहूजन है, साहूजन तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, दुनिया भर के अखबार है, तो सभी अखबारों में फोटो जाएगी। तो वो ऑब्वियसली आप एक ही दिन में थोड़े समय के लिए स्टार हो जाते हैं। तो स्टार उसका एक, नहीं, हाँ, पर स्टार्टिंग उससे होगी। जिम्मेदारी बढ़ गई। मैंने कहा भैया अब तो क्योंकि युवा ज्ञानपीठ का मार्क लग गया है तो अब तो फिर देख के लिखना पड़ेगा, हर चीज नहीं लिखनी है, संभल के लिखना पड़ेगा। आपको उतना ही दायित्व आपका बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपको पुरस्कार सम्मान मिलते हैं लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। तो अगर आप उस पर खरे ना उतरे, खोटे उतरे, तो फिर वो लगता है कि ये तो पुरस्कार के योग्य नहीं थे। तो वो फिर दूसरी पुस्तक थी मादक पदार्थ, तो उसके ऊपर दूसरी पुस्तक पर भी गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मिला। फिर तीसरा पुलिस मेथड था, उसके ऊपर ये साहित्य कला परिषद का मिला। तो मुझे बड़ा इस बात से बड़ा संतोष होता है कि मैंने अपने पहले बड़े पुरस्कार जो है प्रतियोगिताओं में लिए हैं, तो जिसमें ऐसा नहीं कि तो प्रतियोगिता में लिए। तो बस फिर वो क्रम हुए हो थे, जाता है। ज्ञानपीठ का सफर करते हुए आगे निकलते चले गए। 25 पैसे शुरू होकर हम, और स्टार तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन हमें चवन्नी मिली थी। नहीं नहीं, बस वो नहीं, वो यही बस चल रहा है। तो अब ये कि अभी 34 पुस्तकें मेरी हो चुकी थी, उनमें से अभी मेरे सामने 3 पुस्तकों की वो रखी। मैं आज सुबह से एक देख रहा था, पंचम वेद, वो एक लगभग 400 पृष्ठों की है। मैंने कहा था नाटक का भी एक मेरा हुआ है, तो मैंने एक पूरा, चूंकि नाटक को लोग 5वां वेद मानते हैं ना हमारे शास्त्रों में, तो उसमें भरत मुनि से लेकर के लगभग आज तक जो लिखा है उसके ऊपर एक पृष्ठ पेषण करके एक पुस्तक तैयार की है। वो नया चल रहा है। और बाकी एक और व्यंग उपन्यास आ रहा है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले इस व्यंग उपन्यास के लिए। और आपने बहुत सी विदेश यात्राएं भी की हैं, तो सबसे पहली आपकी विदेश यात्रा किस संदर्भ की और आपका कैसा रहा वो उस वो यात्रा? 1992 की बात है, 92 की, कि ट्रिनिडाड में एक एक तो होता है ना विश्व हिंदी सम्मेलन, तो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन वहाँ हुआ था। तो वहाँ से फिर उन्होंने पत्र भेजा था। तो दिल्ली से 6 लोग गए थे, 7 लोग गए थे, जिनमें शंकर दयाल सिंह जी थे और माजदा असद जी थी। फिर हमारे राजेंद्र अवस्थी जी थे, शंकर दयाल सिंह थे, तो उनमें सबसे युवा मैं ही था। तो वहाँ गए थे। तो वहाँ जाके अब क्या था कि अब शायद मैं शक्ल से जितनी मेरी उम्र थी उतना उससे बहुत कम लग रहा होगा। तो और वहाँ कहीं वहाँ उनको इंडियन आज कंटिजेंट में सबसे युवा था, तो अखबारों ने लिख दिया सबसे युवा, जबकि वहाँ 17-18 देशों के आए थे। मैं सबसे युवा नहीं था, पर उन्होंने मान लिया था, तो मैं फिर हर जगह क्लियर करता था, ऐसा नहीं है। तो वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या कि वहाँ चूँकि हिंदी बोली नहीं जाती थी और हिंदी की सारी बातचीत आपको अंग्रेज़ी में करनी, हमारे पर्चे भी अंग्रेज़ी में थे, तो बहुत ध्यान से लिखना होता था, बोलना होता था, फिर उसको ग्रैम्प्ट करते थे, इसको फिर प्रेज़ेंट तो आपने ही करना है, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ सब। तो उसका एक नया अनुभव मिला था कि अगर अपनी भाषा को आपको प्रचारित करना है, तो आप केवल अपनी भाषा के भरोसे से उसको बहुत दूर तक नहीं फैला सकते, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। संस्कृत है, बंगला है, मराठा है, तमिल है, ये
दूसरी भाषाओं के माध्यम से दुनिया भर में जा रही है ना, ऐसे हिंदी भी इसी तरह से जाती है। अंग्रेजी के माध्यम से हमने हिंदी को बहुत प्रचारित किया है। तो वहाँ पर अंग्रेजी हमारी सहायता करती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि हर भाषा एक माँ के समान है। आपकी अपनी माँ तो उसका तो कोई उसके बराबर तो कोई होता ही नहीं ना, पर सभी की माँ अपने अपने लिए वही महत्व रखती है। तो हम किसी का अनादर करके अपनी माँ का सम्मान करवाने लगे, वो लोग करेंगे नहीं, जब तक हम बराबरी से, समानता से उनको भी उसी सम्मानजनक दृष्टि से न देखें। तो वहाँ मैंने तो ये पाया अपने अनुभव से कि अब कितने 51 देशों में गया हूँ मैं, और उनमें से बहुत से देशों में, विशेष रूप से ऐसे देश भी हैं यूरोप के, फ्रांस है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, बल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है ना, इन सब जगह पर अंग्रेजी बहुत कम है, होती नहीं है, फ्रांस तक में नहीं होती। तो वहाँ पर आप कई बार, जर्मनी है तो वहाँ पर कई बार आपको चाय मिल गई हिंदी में बोलने पर, अंग्रेजी में बोलने पर नहीं मिली। तो मेरी यात्रा आपको अनुभव देती है, यात्रा आपको बताती है कि आप कितने छोटे हैं, आप लघु हैं, क्षुद्र हैं, तो विराटता की तलाश में जा रहे हैं। जितना बाहर जाते हैं वहाँ ना खूब मंडूक के, तो वो उसका एक असर पड़ा। तो इसीलिए यही भान होता है कि हाँ, अभी तो हम कुछ है नहीं, वी आर येट टू रिसीव समथिंग, वी येट टू नो, अभी हम करना है। तो वो एक वो जो जिजीविषा जैसी चीज़ें बनी रहती है। तो जो लोग जितना बाहर जाते हैं, पर्यटन करते हैं, जिनका अच्छे लक्ष्य से करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थाईलैंड घूमने जा रहे हैं कि वहाँ ये फलाना डांस देखना है, नहीं, जो ठीक रुचि लेकर के जा रहे हैं तो उनको अनुभव बड़ा विस्तृत होता है। तो वो मैंने पाया उन यात्राओं से। जी। बहुत अच्छी बात है, और ये संस्मरण पढ़ के इन पुस्तकों को हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। बंशीधर शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, आपका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा इशारा हो रहा जी की तरफ से, और मैं इसको पैकअप करने का प्रयत्न करती हूँ, और फिर मिलने के एक वादे के साथ। जी। और चलते हमें ये ज़रूर बताएँगे कि आने वाले समय का क्या भविष्य है, और आज की हमारी युवा जो हैं, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं? किसका भविष्य आपने पूछा कुछ? हाँ जी, व्यंग का। हाँ, हाँ, नहीं, व्यंग का भविष्य ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि तय तो उत्कृष्ट से ही होगा ना, जो भी है। तो बहुत हमारी पीढ़ी के बाद की दोनों पीढ़ियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। हमारे से पहले की जो पीढ़ी ने जब सारी चीज़ें लिख दी, परसाई जी ने, सबने तो उसके बाद हमने, हमारे सामने लगभग वैसी समस्याएं थी, वही राजनीतिक षड्यंत्र, वही सब कुछ, वही सामाजिक, तो कैसे करें, तो हमें यत्न करना पड़ा ना, किया, कुछ नाम उभरे उसमें से। हमारे बाद वालों ने सोचा इन्होंने भी इतना कर दिया, हम क्या करें, उनके लिए और चैलेंजेस थे, नई चीज़ें, तो उन्होंने प्रयोग किए और बनाया, और कई पीढ़ियाँ साथ साथ चलती हैं। इस समय 4-5 पीढ़ियाँ साथ साथ हैं, 4 पीढ़ियाँ तो नहीं। तो मैं तो हमेशा अगली पीढ़ी से आश्वस्त रहता हूँ, और मैं देखता हूँ कहाँ संभावना है, फिर उनको पिन पॉइंट भी करते हैं, उनसे हम खुद ही फ़ोन करके बात कर लेते हैं कि भाई आपका ये छपा, ये देखा, कीप इट अप। तो बस ये है कि मैं वही बात कहता हूँ कि भाई जल्दबाजी नहीं, और आपको गणना नहीं करनी, गुणवत्ता देखनी है, गणना नहीं। ये नहीं कि हमने 60 साल में 62 साल हो गए लिखते हुए, और अगर मेरी 35 पुस्तकें हैं तो लोग देख रहे हैं जो मेरे से आधी उम्र की, उनकी 100 आ चुकी हैं, वो नहीं। और ऐसे भी हैं जिनकी अभी 25 आई हैं, ऐसे भी हैं जिनकी 10 आई हैं, और हो सकता वो गुणवत्ता में हमारे से अधिक है। तो गुणवत्ता मानी जाएगी, परिमाण का महत्व होते हुए भी गुणवत्ता का अधिक है। बस युवा पीढ़ी को याद रखना है, और ज़्यादा नहीं दौड़ने की कोशिश में आगा पीछा देख करके चलें। और दूसरी बात तो मैं हमेशा जो कहता हूँ, फिर कहूँगा कि एक तो औदार्य रखें, उदारता, और एक विनम्रता, ये 2 चीज़ें ज़रूर रखें, ये आपको हमेशा काम देंगी। ये बहुत बड़ा, ये जो मूल मंत्र आपने 3 से 4 मूल मंत्र, मैं जब भी आपके साथ बातचीत में रहती हूँ, तो मैं तो अपने साथ बाँध कर ले जाती हूँ, और मैं इस खुले मंच से कहना चाहती हूँ, इस खुले मंच से कह रही हूँ
कि मैं उन 2-3 बातों को नोट करती हूँ बाकायदा अपनी डायरी में। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और वो सब बातें उनमें से कुछ भी मैं ये नहीं कहती कि सभी बातें आप याद रखें, जो भी आपने सुना है, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ एक अपने साथ लेकर जाएँ और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये आपके ज़रूर काम आने वाला है, ऐसा मैं दावा और वादा कर सकती हूँ। मैं जी। मैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो आपका औदार्य है कि आप खुद इतनी बड़ी लेखिका हैं, इतनी बड़ी प्रस्तोता हैं। आपकी ग़ज़लें जो हैं बड़े-बड़े संगीतकार संगीतबद्ध करते हैं, बड़े गायक गाते हैं, पर आपकी ये विनम्रता आपको और बड़ा बनाती है। ये मैं आपके बारे में आपसे भी बहुत सीखते हैं लोग, सीखना ही उनको चाहिए। आप भी यही बनाए रखिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं थोड़ी ऊँच-नीच हो गई तो उसको उड़ा देना, कहना ठीक है हो गया कोई बात नहीं, प्रतिशत निकाल लेना जैसे मैंने कहा था। ओ बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर मिलने के एक वादे के साथ, फिर मिलने की एक आस के साथ हम सभी से विदा लेते हैं और जितने भी लोग इस 1.5 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मंजुला श्रीवास्तव जी की तरफ से भी आपका शुक्रिया, पथगामिनी पटल की तरफ से आपका हृदय से आभार। एसके गुप्ता जी बहुत सुंदर आयोजन एवं प्रस्तुति कर रही हैं, अंजलि सिफर जी भी जुड़ी हैं, आपका भी सभी का स्वागत। सभी लोग ऐसे प्रोग्राम्स में जुड़ते रहिए, हमें आपस में ये मिलवाते हैं और एक-दूसरे से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।